राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स इन फ्लावर डेकोरेशन, पुष्प सज्जा को हो या पुष्प व्यवस्था में कला के सिद्धांतों का कैसे उपयोग करें कि आप जो पुष्प सज्जा कर रहे हैं वह पुष्प सज्जा बिल्कुल निखर जाए, खिल जाए। जहां आप कर रहे हैं, चाहे आप बाह्य सजावट कर रहे हैं या आंतरिक सजावट कर रहे हैं, चाहे आप हॉल की सजावट कर रहे हैं या आप बरामदे की सजावट कर रहे हैं या कमरे की सजावट कर रहे हैं, उसमें अगर आप कला के सिद्धांतों का उपयोग में लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पुष्प सज्जा जो आप करना चाहते हो वो बिल्कुल निखर जाएगा। ऐसा लगेगा, देखने वाले आपकी वाहवाही करके कर उठेंगे। वो सोचेंगे कि इतनी पुष्प सज्जा, इतनी सुंदर पुष्प व्यवस्था किसने की है। बिना तारीफ का पुल बांधे हुए वो नहीं रहेंगे। तो चलिए, आज हम आपको प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स में, है ना, पुष्प सज्जा में कला के सिद्धांतों की उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कला के सिद्धांतों के बारे में, रिदम के बारे में बताया था, लय के बारे में बताया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने रिदम के बारे में पूरा बताया है कि किस प्रकार से हम पुष्प सज्जा करें, क्या हमारा लय होना चाहिए, किस प्रकार का लय पुष्प सज्जा में उपयोग किया जाता है। लय का अर्थ आपको मैंने डिटेल्स में बताया है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको रिदम के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आज के इस वीडियो में बताऊंगी आपको कला के सिद्धांतों में अनुपात, प्रोपोर्शन। अनुपात तो आप सब पढ़े होंगे, 5वीं में, 6ठी में, है ना, क्लास में, सब क्लास में पढ़े होंगे। अनुपात आप समझते ही हो, 2:3, 1:1.5, है ना, 2:2.5, 5:7.5, जो भी अनुपात आप देखते हो उसके बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह से है, तो हम उसमें चर्चा आपको नहीं करेंगे। परीक्षा आपका बहुत नज़दीक है, टीजीटी का दे रहे हैं या नेट का दे रहे हैं या सेट का दे रहे हैं, तो आप उन परीक्षा में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें आप भूल जाते हो क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, जरा सी क्वेश्चन का हेर फेर होता है, जरा सी आपके लाइन का हेर फेर होता है, जरा सी शब्दों का हेर फेर होता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हो। कई बच्चे कन्फ्यूज हुए, जैसे कि पोषणिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, कितने प्रकार की होती है, उसमें कई सारी चीज़ मैंने देखा और हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। सब टीचर्स अलग अलग आंसर दे रहे हैं, मैडम कोई सही आंसर नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से किसी बच्चे ने लिखा कि शल्य चिकित्सा में किस प्रकार का आहार देना चाहिए, सामान्य, असामान्य, पता नहीं क्या, है ना। तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होने से थोड़ी सी अगर शब्दों का हेर फेर हो जाता है, वाक्यों का हेर फेर हो जाता है, शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं या उस शब्द के जगह पर पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो आप सही तरीके से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको अनुपात के बारे में जब बताऊंगी, जिसको हम लॉ ऑफ रिलेशंस भी कहते हैं। अनुपात को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ रिलेशंस। अगर ये आए, लॉ ऑफ रिलेशंस किसको कहते हैं? लॉ ऑफ रिलेशंस किसको कहते हैं? लय को कहा जाता है, बल को कहा जाता है, संतुलन को कहा जाता है या अनुपात को कहा जाता है। तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो आपको आंसर करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। आप फौरन कह दोगे कि अनुपात को ही लॉ ऑफ रिलेशंस बोलते हैं। अनुपात को क्या कहा जाता है? संबंधों का नियम। संबंध क्या है? जैसे संबंधों का नियम से ऐसे आप याद रखो कि फूलदान, हमारे पास फ्लावर पॉट है जिसमें आप पुष्प सज्जा कर रहे हैं, और जिस फूलों को हम लगा रहे हैं, जिन टहनियों को हम लगा रहे हैं, जिन पत्तियों को हम लगा रहे हैं, उनके बीच क्या संबंध होगा? पात्र के बीच और फूलों के बीच क्या संबंध है, कैसा संबंध है, कितना का संबंध है, वही लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। लॉ ऑफ रिलेशंस इसको कहते हैं, संबंधों का नियम। इसमें हम देखते हैं पहला कि फूलदान की लंबाई और चौड़ाई। फूलदान हमारा कैसा है? आखिर फ्लावर सज्जा करोगे तो किसी चीज़ में करना पड़ेगा ना, उसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फूल सज्जा करने के लिए पहली चीज़ है फूलदान, दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूल होना चाहिए, तीसरा क्या है? टहनी होना चाहिए,
चौथी क्या है, डाली होना चाहिए। पांचवी क्या है, कलियां होनी चाहिए। छठी क्या है, अधिकिले फूल होना चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं केवल अनुपात के बारे में आपको बता रही हूँ कि फूलदान की जो लंबाई और चौड़ाई है, फूलदान की जितनी लंबाई, मान लो फूलदान इतना लंबा है और चौड़ा उसका इतना है, तो हम देखेंगे कि फूलदान की जितनी लंबाई और चौड़ाई है उससे पुष्प सज्जा 1.5 गुना होना चाहिए। कितना गुना होना चाहिए, 1.5 गुना। ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि सामान्यतः फूलदान की लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए पुष्प सज्जा कितना गुना होना चाहिए, कितना गुना बड़ा होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो अभी मेरे पास फ्लावर पॉट नहीं, मैं लेके आती आपको बता देती है। फ्लावर पॉट अभी मेरे वर्तमान में अभी रखी नहीं हूँ पास में, तो देखो फ्लावर पॉट अगर इतना बड़ा है तो हमारा ऐसा नहीं कि जितना हमारा फ्लावर पॉट है उससे कोई 2.5 गुना 3 गुना हम फ्लावर सज्जा कर देंगे, वो बिल्कुल बेकार लगेगा देखने में, आंखों को नहीं सुहाएगा। उससे मात्र 1.5 गुना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर फूलदान चपटा है, फूलदान कैसा है, चपटा है, तो बीच वाले फूल की जो डंडी होगी वो 2 गुना रखो आप। कितना रखोगे, बीच वाले फूल की डंडी रखोगे आप 2 गुना, ठीक है। अगर फूलदान की लंबा है, फूलदान कैसा है आपका, लंबा है, ठीक है, तो बीच वाले फूल की डंडी रखोगे 1.5 गुना से थोड़ा ज़्यादा। अगर चपटा है तो कितना रखोगे, 2 गुना। अगर फूलदान की आकार, जैसे फूलदान गोल भी होता है, लंबा भी होता है, चौकोर भी होता है, त्रिभुजाकार भी होता है, विभिन्न आकारों में, अंडाकार भी होता है, विभिन्न आकार में फूलदान आजकल मार्केट में मिलते हैं। तो अगर चपटा होगा तो बीच वाले फूल की डंडी रखोगे कितना, 2 गुना। अगर लंबा होगा तो बीच वाले फूल की डंडी 1.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, ज़्यादा गुना नहीं रखेंगे। 1.5 गुना से थोड़ा बहुत ज़्यादा, 1.25 रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। अगर फूलदान लंबा है, ठीक है ना, फूलदान अगर आपका लंबा है तो जो फ्लावर डेकोरेशन होगा, पुष्प सज्जा होगा, है ना, इसको हम बता देते हैं आपको पुष्प सज्जा कैसा होगा। तो पुष्प सज्जा लंबाई में जाएगा। फूलदान अगर आपका लंबा है तो पुष्प सज्जा, फ्लावर अरेंजमेंट भी आपका लंबा जाएगा और ऊपर जा करके पतला हो जाएगा और संकरा हो जाएगा। यह अनुपात के नियमों में है। पतला लंबा है फूलदान तो फ्लावर सज्जा भी, फ्लावर डेकोरेशन भी लंबाई में होगा और ऊपर जा करके पतला और लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर फूलदान चौड़ा और उथला है, अगर फूलदान आपका चौड़ा है और उथला है, मान लो कि जैसे किसी ट्रे में कर रहे हो या किसी ऐसे फ्लावर पॉट में कर रहे हो जिसकी चौड़ाई है और उथला है, मतलब डीप नहीं है, उसमें क्षितिजीय पुष्प सज्जा करना चाहिए। अब क्षैतिज और लंबवत तो आप जानते हो, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लंबाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल तो जो लंबवत होता है, इस तरह से लंबाई में जाता है, इसको कहते हैं वर्टिकल या लंबवत, मतलब लंबाई में जाएगा। लेकिन आपका फ्लावर पॉट कैसा है, चौड़ा है, इस तरह से चौड़ा है ना। फ्लावर पॉट अगर आपका ये देखो चौड़ा है ना, फ्लावर पॉट मान लो ये चौड़ा लिया हुआ है, ये चौड़ाई में फ्लावर पॉट, ये सोचो यहाँ पर आपको फ्लावर करना है, तो ये जो फ्लावर होंगे ये आपको क्षैतिज दिशा में होंगे। क्षैतिज मतलब ऐसे चौड़ाई में ही उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर पॉट आपका चौड़ा है, याद रखोगे, है ना। तो इसका जितने भी फ्लावर पॉट होंगे वो सब क्षैतिज दिशा में ही होंगे, लंबाई में नहीं होंगे। इस तरह से कर दोगे चौड़े में तो ये खराब लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लंबाई में नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा, चौड़ाई में जाएगा। क्षितिजीय पुष्प सज्जा इस पर अच्छा लगता है अगर चौड़ी और उथले फूलदान है तो। अगर फूलदान चौरस है, हमने कहा पहले चपटा है तो कितना होगा, बीच वाले फूल की डंडी 2 गुना। और अगर फूलदान आपका चौरस है मतलब इस तरह से बिल्कुल चौड़ा है, तो इसमें जो फूल होगा वो 2 भाग से ज़्यादा, है ना, 2 भाग से इसका ज़्यादा, ये भाग और ये भाग, है ना, 2 भाग से ज़्यादा आपका फूलों से आच्छादित होना चाहिए। फ्लावर होना चाहिए यहाँ पर। अगर फ्लावर नहीं रहेगा
तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मतलब 2 से ज़्यादा भाग आपको फ्लावर से ही सुसज्जित करना है अगर चौरस है तो। समझ गए बात को? फूलदान अगर चौरस है तो 2 भाग से ज़्यादा सज्जा आपको पुष्पों से करनी है। अगर फूलदान आपका फर्श पर रख है ना, फर्श पर सज्जा करनी है, फर्श पर अगर आपको फूलदान रखना है, पुष्प सज्जा करनी है, तो ऊंचा रखिए, एकदम चपटा मत रखिए, चौरस मत रखिए। चौरस चपटा रखिएगा तो फर्श पर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर फर्श पर पुष्प सज्जा करनी है तो ऊंचा फूल फ्लावर डेकोरेशन होगा, ठीक है। और पूरा खिला हुआ फूल बीच में रहेगा। पूरा खिला हुआ फूल जो रहेगा, बड़ा फूल रहेगा, वो बीच में रहेगा। और फैला और जो है ना अधखिला फूल जो रहेगा वो साइड में रहेगा, ठीक है ना। पूरा फूला हुआ फूल, पूरा खिला हुआ फूल बीच में रखेंगे, आधे खिला हुआ फूल हम साइड में रखेंगे। और फिर ऊपर में जा कर के हमें कली को रखना पड़ेगा। जो कलियां हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगी। अगर मेज पर आपको सज्जा करना है, जैसे आप डाइनिंग टेबल पर सज्जा करते हो, है ना, कोई मेहमान आता है, आपको डाइनिंग टेबल पर फ्लावर डेकोरेशन करते हो, उस समय आपको फैली हुई फूल सज्जा, है ना, चपटे पात्र पर या छोटे पात्र में, कटोरी में भी कर सकते हो, ग्लास में भी कर सकते हो, छोटे ग्लास में, और यहाँ पर फैला हुआ पुष्प सज्जा आपको इस पर अच्छा लगेगा। इस पर अगर बड़ा फ्लावर डेकोरेशन कर लोगे, बड़े गमले में कर लोगे या बड़ा फ्लावर पॉट रखोगे, सुबह सुहाएगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। कि जब हम मेज बैठते हैं, है ना, तो चाय के लिए बैठते हैं या नाश्ता के लिए बैठते हैं या टॉकिंग के लिए बैठते हैं, बातचीत के लिए बैठते हैं, वार्तालाप के लिए बैठते हैं, तो अगर बड़ा रख लोगे तो आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा आई में, एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे। जैसे बातचीत कर पाओगे तो बीच में आपका ये जो ना ये फ्लावर ही आपको आड़े आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जब कभी भी फ्लावर पॉट करना है मेज पर, अक्सर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न कि मेज पर किस तरह का फ्लावर सज्जा करना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए या क्षितिजीय होना चाहिए या 1.5 गुना होना चाहिए, या फ्लावर पॉट हमारा लंबा होना चाहिए या गोल होना चाहिए, है ना। तो आप क्या आंसर क्या होगा ये आप अच्छे तरह से समझ लो कि फैली हुई पुष्प सज्जा आपको अच्छा लगेगा। अब फैली हुई पुष्प सज्जा किस पर आप करोगे? उथले बर्तन में करोगे, छोटे बर्तन में करोगे, छोटे पात्र में करोगे, छोटे फूलदान आपके रहेंगे, तभी शोभेगा, ठीक। तो आज मैंने आपको यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स इन फ्लावर डेकोरेशन में अनुपात के बारे में चर्चा किया है। तो आप समझ गए होंगे कि अनुपात का कितना बड़ा योगदान है। मान लो फ्लावर पॉट आपका बड़ा है, उसमें आपने छोटे फूल लगा दिए, छोटे डंडी वाले लगा दिए, बिल्कुल नहीं सुहाएगा, वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी अनाड़ी ने ला करके फ्लावर को पटक दिया, फ्लावर भी खराब कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह से अगर छोटा फ्लावर पॉट है ना, और उसमें आपने खूब लंबी डंडी वाला और फ्लावर पॉट से अपने 3-4 गुना 5 गुना लंबाई का फ्लावर रख दिए, तो भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी आपको बुरे लगेंगे, वो आंखों को नहीं सुहाएगा। वो जो जिस पर्पस से आपने कक्ष की सज्जा की है वह कक्ष की पूर्ति नहीं कर पाएगा। समझ गए बात को? तो मेनली पुष्प सज्जा हम क्यों कर रहे हैं? पुष्प सज्जा कर रहे हैं कक्ष की सुंदरता बढ़ाने के लिए या हॉल की सुंदरता बढ़ाने के लिए, है ना, सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए, देखने वाले के भाई, इस तरह से हम पुष्प सज्जा करते हैं। लेकिन अगर पुष्प सज्जा हम ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, अनुपात में नहीं होगा, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, बल्कि वो तो फूलों की भी बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी और पैसों की भी बर्बादी होगी। तो तीनों से अगर बचना है तो कला के सिद्धांतों में अनुपात को ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरा है बल या दबाव। अनुपात को मैंने समझा दिया है। अब कला के सिद्धांतों में बल या दबाव। बल या दबाव से क्या मतलब है कि फ्लावर ऐसी जगह से लगाएं, इस तरह से लगाएं कि जहां पर आपकी आंखें ठहर जाए, रुक जाए। आकर्षण, सेंटर ऑफ पॉइंट, आकर्षण केंद्र बनाना है, केंद्र बिंदु बनाना है, आकर्षण केंद्र बिंदु बनाना है ना। उसको कहते हैं हम दबाव। दबाव ऐसा होना चाहिए
जहां पर आपकी आंखें उस स्थान पर जाकर के जो सबसे सुंदर जगह है उस जगह पर अपनी आंखें ठहर जाती हैं। तो आप ये देखो, आकर्षक बिंदु जहां कहीं भी जिस बिंदु को हमको दिखाना है, जहां हमको फ्लावर पॉट में फ्लावर को सजाना है, तो हम एक सेंटर पॉइंट क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। उसमें देखेंगे जो सबसे चटकीले फूल है, चटक रंग के हैं, बड़े आकार का फूल है या विपरीत रंग का फूल है, जैसे चारों तरफ सफ़ेद फूल हमने लगा दिया, ठीक है, सफ़ेद गुलाब का फूल लगा दिया, या हमने सफ़ेद रंग का चांदनी का फूल लगा दिया, चमेली का फूल लगा दिया, और बीच में हमें लगाना है, तो बीच में हम विपरीत रंग का फूल से हम सज्जा कर सकते हैं। जैसे सफ़ेद है तो लाल लगा दो, सुंदर लगेगा देखने में। विपरीत रंग का फूल, जो सफ़ेद है तो चटक लाल लगा दो, देखो अच्छा लगेगा। सफ़ेद है तो ऑरेंज कलर का लगा दो, बैंगनी कलर, सफ़ेद पर तो सब रंग खिलते हैं, ठीक है ना। तो जिस बिंदु को हमको आकर्षक बिंदु बनाना है, वहाँ पर चटकीले, बड़े और विपरीत रंग के फूलों का उपयोग करके हम आकर्षण केंद्र बना सकते हैं, जहाँ पर देखने वाले की आंखें ठहर जाए। और जो टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उन सब को केंद्र बिंदु के आसपास लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? केंद्र बिंदु के आसपास लगाना चाहिए टहनियों और पत्तियों को। अगर फूलदान आपका सपोज मान लो कि त्रिभुजाकार है, अभी मैंने आपको बताया था लंबे का, गोल का, चपटा का, चौरस का, लेकिन मैंने त्रिभुजाकार के बारे में नहीं बताया। तो अगर मान लो त्रिभुजाकार आपका फ्लावर पॉट त्रिभुज के आकार का है, इस तरह का है फ्लावर पॉट, त्रिभुज के आकार का है, इसी को त्रिभुजाकार करेंगे। अब ऐसे मत बना देना, है ना, उल्टा मत बना देना, तो क्योंकि टिकेगा नहीं ना इस पर कैसे टिकेगा फ्लावर, नहीं ना। तो त्रिभुजाकार ऐसा वाला है ना, ये वाली नहीं, ये वाली रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टिकेगा ही नहीं ना, बेस नहीं है ना। बेस कहाँ है? यहाँ है, ये बेस है, ये आधार है। तो यहाँ पर तो ये देखोगे कि ये जो जहाँ पर जिस बिंदु पर है ना, सेंटर पॉइंट के पात्र के अंदर जहाँ रेखाएं मिलती हैं, है ना, मान लो हमारा ये सेंटर पॉइंट आपने बना दिया फ्लावर पॉट में, यहाँ पर आपने कोई सुंदर सा फूल बना दिया, कोई सा सुंदर फूल आपने यहाँ लगा दी है। ठीक है ना। तो जहाँ पर ये रेखाएं मिलती हैं टहनियों का, वहीं पर सेंटर पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। ये आपकी फ्लावरिंग या इस फ्लावर के माध्यम से आप केंद्र बिंदु क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको त्रिभुजाकार फ्लावर पॉट है तो, है ना। ट्रायंगल फ्लावर पॉट है तो इस तरह से आप बड़े फूल को उपयोग करके, चटक रंग के फूल को उपयोग करके, है ना, सुंदर, सबसे सुंदर जो फूल होगा, सबसे बड़ा फूल होगा, उसका उपयोग करके जहाँ पर ये रेखाएं मिलती हैं फ्लावर पॉट में, है ना, वहीं पर आपको सुंदर के फूल के द्वारा आपको केंद्र बिंदु तैयार करना है। हाँ, अब एक प्रश्न ये आता है कि केवल एक फूल का उपयोग करके क्या हम केंद्र बिंदु बना सकते हैं या फ्लावर डेकोरेशन कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं क्या? बोला एक ही फूल है आपके पास, उसमें सेंटर ऑफ पॉइंट बल उत्पन्न किया जा सकता है केवल एक पुष्प का उपयोग करके? कर सकते हैं। एक सुंदर, सबसे बड़ा जो फूल होगा, सबसे सुंदर फूल होगा, उसको हम केंद्र बिंदु बनाएंगे, और जो छोटे छोटे फ्लावर हैं, कम आकर्षक फ्लावर हैं, है ना, कम सुंदर फ्लावर हैं, उसको हम, जैसे ये मैंने बना दिया यहाँ पर इस कलर से, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ एट्रैक्शन, केंद्र बिंदु हमने बना दिया बड़े फूल से, और यहाँ पर हम छोटे छोटे फूल के द्वारा भी हम इसको सजा सकते हैं। टहनियों और पत्तियों से भी हम इसके बाद हम सजा सकते हैं इसको, इस तरह से करके, ठीक है ना। तो केवल एक फ्लावर से, अक्सर एग्जाम में आप पूछा जाता है कि केवल एक फूल का उपयोग करके क्या केंद्र बिंदु उत्पन्न किया जा सकता है? आपका आंसर होगा हाँ, हम कर सकते हैं। साइड में जो हम फूल करेंगे
या कली का उपयोग करेंगे वो कम सुंदर होगा, कम आकर्षक होगा या डिफरेंट कलर का होगा। जो चटक रंग का होगा उसको हम केंद्र बिंदु बनाएंगे। और इसके बाद एक और आता है लास्ट में संतुलन, है ना, उसको मैं सोचती हूँ कि खत्म कर दूं। संतुलन, संतुलन का क्या अर्थ है? बैलेंस। संतुलन का से तात्पर्य है कि जब भी फ्लावर पॉट में आप पुष्प सज्जा करो तो देखो कि केंद्र बिंदु से दोनों ओर का जो एम्फेसिस है, जो फ्लावर है, जो टहनियाँ हैं, जो कलियाँ हैं, वो बराबर हो, जिसको हम औपचारिक संतुलन बोलेंगे। मतलब दोनों तरफ बराबर हो। ये मैं आगे जब बताऊंगी ना डेकोरेशन में कि किस प्रकार से हम संतुलन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कोई सा भी ड्रेस डिजाइन में ड्रेस खरीदने जाते हो तो आप देखते हो ना कि संतुलन रहता है। पॉकेट भी रहता है तो दोनों तरफ पॉकेट रहेगा या दोनों तरफ झालर रहेगा, और अगर दोनों तरफ पॉकेट नहीं है तो एक तरफ अगर पॉकेट है तो दूसरी तरफ संतुलन किसी अन्य चीज़ों से करके हम डेकोरेट करते हैं अपने घर में। तो सेम सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है पुष्प सज्जा में भी, कि जहाँ पर आपका केंद्र बिंदु है तो केंद्र बिंदु से दोनों तरफ समान दबाव दे करके, समान भार दे करके हम पुष्प सज्जा में बैलेंस उत्पन्न कर सकते हैं, संतुलन उत्पन्न कर सकते हैं। संतुलन भी दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक में दोनों तरफ समान होगा, अनौपचारिक में एक तरफ अगर ज़्यादा होगा तो दूसरे तरफ हम दूसरे फ्लावर का उपयोग करके, दूसरी पत्तियों का उपयोग करके इस तरह से हम बैलेंस बनाएंगे कि देखने में सुंदर लगेगा। तो देखो, औपचारिक रूप से संतुलन बनाना आसान होता है, अनौपचारिक रूप से संतुलन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो लोग कर सकते हैं जो कि काफ़ी इस फील्ड में माहिर हैं, इस फील्ड में उनकी ज़्यादा जानकारी है। तो चलिए, आज मैंने आपको क्या यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स इन फ्लावर डेकोरेशन के बारे में डिस्क्राइब किया है, और आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। चाहे आप कोई सा भी परीक्षा देने जाओ, होम मैनेजमेंट के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप इसका चाहो तो आप पिक ले लो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चीज़ों के साथ, और जो मैंने आज पढ़ाया है या 2-3 दिन से मैं पढ़ा रही हूँ, इससे संबंधित प्रश्नों को पूछूंगी और देखूंगी कितने बच्चों ने कितने सही तरीके से जवाब दिया है। कई बच्चे कहते हैं मैडम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहाँ आंसर है। बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो चैनल के ठीक नीचे जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा देखने को, और वहीं पर मैं आंसर डाल दिया करूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय बच्चे।